जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक करने वाले हैं काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य में देखें तो काल विभाजन और नामकरण संबंधी प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। ये किस प्रकार के इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाली सीरीज को फॉलो करिए। उसमें हमने टॉपिक वाइज जो है प्रीवियस ईयर के अलग अलग जो भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उनसे पूछे गए प्रश्नों को वहाँ पे हमने करवाया है क्रमशः। तो यहाँ पे देखिए जो काल विभाजन और नामकरण से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि जैसे यहाँ पे दे दिया गया कि 4 नामों के ऑप्शन दे दिए कि चारण काल, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण या अन्य और भी कोई ऑप्शन दे दिया और ये पूछ लिया कि आपको कि ये किसके द्वारा विभाजित काल है, ग्रियर्सन के द्वारा, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा नाम जो हिंदी साहित्य में किसके द्वारा दिया गया है। तो काल विभाजन और नामकरण दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की जो शुरुआत होती है, यानी जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है उसकी जो परंपरा है उसकी शुरुआत गारसा द ताशी, तो हमने ताशी का जो इस्तवार द ला लेत्रेतुर एंदुई हिंदुस्तानी जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था, इस पे हमने पहले ही वीडियो में बात की थी, उनके द्वारा ये जो रचना रची गई। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि लेकिन उन्होंने काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास उस तरीके से जो किया नहीं। तो हमें जो पहला प्रयास देखने को मिलता है वो अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। तो पहले ये लेखक के रूप में भले ही फ्रेंच विद्वान आते हैं, लेखन का काम करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का, परंतु वो जो है कोई नामकरण या काल विभाजन नहीं करते। हमें जो नामकरण या काल विभाजन का पहला प्रयास जो मिलता है, ये भी क्वेश्चन बनता है किसके द्वारा पहला प्रयास है, तो अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा है। ग्रियर्सन ने जो लिखा है, उनका जो रचना है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसी में हमें देखने को मिलता है। अंग्रेजी भाषा में लिखित इनका इतिहास ग्रंथ है। अब यहाँ पे देखिए जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, इन्होंने जब हिंदी साहित्य का पूरा लेखन कार्य किया साहित्य इतिहास का, तो बहुत बड़े इतिहास ग्रंथ को हमको लोगों को समझाने के लिए टुकड़ों में विभाजित करना होता है ताकि लोगों को समझ में आए। ऐसे में इन्होंने अपने इतिहास को 11 टुकड़ों में विभाजित कर दिया और हर एक टुकड़े का अलग अलग नाम रख दिया। जैसे उन्होंने पहला जो विभाजन किया उसका नाम रख दिया चारण काल। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी का जो समय है उसको चारण काल कहा। इसके बाद जो 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तो दूसरा जो इन्होंने नाम रखा वो 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी। चौथा मुगल दरबार। पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीति काव्य। 8वां तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति 1600 से 1700। इसमें आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना कि 11 का 11 हम एकदम कंठस्थ रहें, लेखन नहीं करना है, आपको ऑप्शन में से चीज़ों को सेलेक्ट करना है। ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि जो अब्राहम ग्रियर्सन थे वो उस काल के परिप्रेक्ष्य में देखें जो भी चीज़ें चल रही थी उसी के अनुसार उन्होंने विभाजन कर दिया। जैसे उन्हें लग रहा था कि उस समय चारण कवि जो है ज़्यादा गायन वादन कर रहे हैं, तो उन्होंने एक समय 700 से 1300 का समय डेडिकेट कर दिया चारण काल का। और फिर जब समय आया कि धार्मिक पुनर्जागरण आ रहा है तो उन्होंने धार्मिक पुनर्जागरण। फिर इसके बाद उन्हें जब लगा कि 15वीं शताब्दी का जब हम 1400 से 1700 के बीच में भक्ति काल देखते हैं, तो भक्ति काल में एक धारा आप सूफी कवियों का देखते हैं। तो जो सूफी कवि में जायसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि प्रसिद्ध कवि जायसी ही हैं। तो जायसी की प्रेम कविता परिशिष्ट उन्होंने खंडसा बना दिया। एक तरफ उन्होंने सूरदास के जो भक्ति है कृष्ण संप्रदाय से संबंधित, तो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय बना दिया। मुगल दरबार समानांतर चल रहा था। तुलसीदास, तो इन्होंने जो भक्ति काल में देखें तो एक सगुण परंपरा है, निर्गुण परंपरा है। तो सगुण में भी हम क्या देखते हैं, रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा। अब रामाश्रयी शाखा में जो प्रमुख है तुलसीदास, उन पे भी परिशिष्ट बना दिया। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख हैं तो ब्रज का कृष्ण काव्य बना दिया। और इसी तरीके से जब हम देखते हैं निर्गुण परंपरा में एक कबीर का और दूसरा जायसी का, तो इन्होंने जायसी पे भी बना दिया। यहाँ पे आपको जो है कबीर जी पे नहीं दिख रहा है ना, कबीर पे नहीं दिख रहा है। ब्रज का हो गया, जायसी का हो गया, तुलसीदास का हो गया, मुगल दरबार हो गया। फिर रीति काव्य पे आ गए और रीति काव्य पे 1580 से 1692। अब इन्होंने देखिए तुलसीदास के बाद के जो कवि हैं उनको इन्होंने 1600 से 1700 और भाग 1 में धार्मिक काव्य,
2 में अन्य कवि परिशिष्ट, फिर 18वीं सदी, इसमें धार्मिक काव्य, फिर अन्य कवि परिशिष्ट करके बना दिया। इसके बाद कंपनी के शासन में जो हिंदुस्तान का समय था वो 1800 से 1857 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे भी 2 चीज़ों में विभक्त कर दिया। एक कंपनी के शासन में कैसा हिंदुस्तान था, दूसरा कंपनी का शासन जब पावर ट्रांसफ़र हो गया था 1857 की क्रांति वगैरह हम देखते हैं। 1858 में महारानी विक्टोरिया अपने हाथों में शासन जो आदेश ले लेती हैं, तो महारानी विक्टोरिया के शासन में जो हिंदुस्तान था वो 57 से 87 तक का परिशिष्ट बना दिया। तो कुल 11 भागों में इन्होंने विभक्त करके अपने साहित्य का इतिहास लिखा। अब ये तो हमने अभी तक जो जिसका भी देखा वो थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अभी हम देखिए मिस्र बंधु का देख रहे हैं। जो मिस्र बंधु हैं इन्होंने भी हिंदी साहित्य का अपना इतिहास लिखा। हमने देखा कैसे 4591 कवियों की जानकारी इन्होंने दी। तो इन्होंने इतने बड़े इतिहास को कैसे विभाजित किया, तो इन्होंने विभाजन किया 5 खंडों में। जैसे इन्होंने प्रारंभिक काल किया, माध्यमिक काल किया। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने 5 खंडों में किया, लेकिन प्रारंभिक और माध्यमिक को 2-2 भागों में और विभक्त कर दिया। प्रारंभिक को इन्होंने पूर्व प्रारंभिक कर दिया, उत्तर प्रारंभिक। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो समय पूछा जाता है कि पूर्व प्रारंभिक का समय कितना है, तो एग्जैक्ट आपको ये समय ध्यान रखना है 700 से 1343। 700 से 1343 विक्रमी संवत, और जो बाद का है वो 1344 से 1444। तो यहाँ पे तो एग्जैक्ट है 1344 से 1444, वहाँ 700 से 1343। और माध्यमिक, ये तो प्रारंभिक हो गया। माध्यमिक में देखें तो पूर्व माध्यमिक जो है 1445 से 1560, और प्रौढ़ माध्यमिक में आते हैं तो 1561 से 1680 का जो समय है वो इनको डेडिकेट है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इन्होंने प्रारंभिक और माध्यमिक के बाद अलंकृत काल में बांटा। अलंकृत में भी इन्होंने फिर 2 खंडों में बांटा, पूर्वालंकृत, उत्तरालंकृत। पूर्वा में इनका समय 1681 से 1790 है, और 1790 से 1889। इसके बाद परिवर्तन काल, तो देखिए पूर्वारंभिक, माध्यमिक, अलंकृत काल, फिर परिवर्तन काल। परिवर्तन का जो समय 1890 से 1925 है, वर्तमान काल का 1926 है। इसको आप कई बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर ये कंठस्थ हो जाएगा। तो विश्वास मानिए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको सन वाले क्वेश्चन देंगे, पैटर्न वाले देंगे, और जो आपके बुक जो मूल पुस्तकें लगी हुई स्रोत के रूप में, तो उनसे तो बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो फैक्चुअल डेटा वाले क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वो आपको एग्जैक्ट सन दिए रहेंगे, और आपको उसको हमने बताया था आरोही अवरोही क्रम में इस तरीके से लगाना होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इनका काल विभाजन व नामकरण देखें तो कालक्रम के आधार पर नामकरण, और फिर युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण। यहाँ पे फिर है कालखंड के आधार पे। तो यहाँ पे देखिए आदिकाल, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, है ना, आधुनिक काल। अब यहाँ पे जब हम क्रमशः देख रहे हैं कि कालक्रम के आधार पे, युगीन प्रवृत्तियों के आधार पे जो विभाजन है, तो यहाँ पे विभाजन करता कौन है? कालक्रम के आधार पे विभाजित किया, युग की विशेषताओं के आधार पे। तो युग में वीर गाथा काल देने वाले रामचंद्र शुक्ल जी थे। वैसे इनका समय लगभग सेम ही है, 1050 से 1375, 1375 से 1700 भक्ति काल के लिए, और 1700 से 1900 जो समय है ये है रीति काल के लिए, और 1900 से 1984 का जो समय है वो है गद्य काल। तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया था समय। वीर गाथा काल इन्होंने कहा 1050 से 1375, भक्ति काल कहा संवत 1375 से 1700, और रीति काल कहा संवत 1700 से 1900 विक्रमी, और गद्य काल इन्होंने कहा संवत 1900 से 1984। तो वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल, ये क्रमशः समय है। इनके अलावा यहाँ पे कालक्रम के आधार पे, ये तो युगीन विशेषता के आधार पे हो गया, युग की प्रवृत्ति के आधार पे विभाजन हो गया। यहाँ पे देखिए कालक्रम के आधार पे विभाजन है, तो है आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। अब यहाँ देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो काल बांटा गया, काल का विभाजन किया गया, नामकरण तो अभी देखेंगे हम। इन्होंने कहा आदिकाल, आदिकाल को इन्होंने जिस तरीके से बांटा, तो आदिकाल का समय इनका 1000 से 1400 है, और पूर्व मध्य और उत्तर मध्य आधुनिक काल। यहाँ पे नामकरण कालखंड में जो आचार्य हजारी प्रसाद हैं, ये जो विभाजन करते हैं उसमें ये आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, और आदिकाल का समय ये 1000 से 1400 रखते हैं, पूर्व मध्यकाल का 1400 से 1700 समय रखते हैं, उत्तर मध्य का 1700 से 1900, और आधुनिक काल का ये समय रखते हैं 1900 से आज तक का समय।
डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा देखें तो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा जो संपादित ग्रंथ है वो उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इनका जो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जो संपादित ग्रंथ है उसका जब विभाजन करते हैं डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, तो जो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इनका जो समय ये 7वीं सदी के मध्य से लेके 14वीं सदी के मध्य तक है ना, 7वीं के मध्य से लेके जो है 14वीं सदी के मध्य तक जो विभाजित करते हैं आदिकाल के रूप में डॉक्टर नगेंद्र। फिर 14वीं से शुरू करते हैं 14वीं सदी के मध्य से लेके 17वीं के मध्य तक, यानी 7.5 कह सकते हैं, 7वीं के मध्य की बात करें ना तो 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य, यानी मध्य वाला काम डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। तो 7वीं के मध्य से 14वीं के मध्य में, फिर 14वीं से लेकर 17वीं के मध्य, फिर 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य, फिर 19वीं सदी के मध्य से अब तक। अब यहाँ पे इतने पे नहीं रुके डॉक्टर नगेंद्र, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल में तो विभाजन किया ही है, लेकिन उन्होंने जो आधुनिक काल है उसको कितने अच्छे से विभाजित किया है। जैसे आधुनिक काल 19वीं सदी के बाद का जो समय आता है इसको इन्होंने पुनर्जागरण काल या पुनर्जागरण काल को भारतेंदु युग कहा। फिर इसके बाद जागरण सुधार काल, इसको द्विवेदी युग कहा। छायावाद, छायावादोत्तर, तो देखिए इसमें समय भी बताया है कि 1857 से जो 1900 का समय है पुनर्जागरण का है, 1900 से 1918 का समय वो जागरण सुधार काल का समय है, 1918 से 1938 का जो समय वो छायावाद काल का है, और 1938 से 1953 का जो समय है वो छायावादोत्तर में जब आप आते हैं तो इसमें भी क्रमशः छायावादोत्तर में आपको देखने को मिलता है प्रगति प्रयोग काल, नवलेखन काल, है ना। तो ये है प्रगति प्रयोग का 1938 से 53, 1953 से अब तक। इसको 2-3 बार आप ना लिख के जो है चीज़ों को कंठस्थ करने की कोशिश करिए, बहुत ही जल्दी आपको याद होंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद का हमने देखा 4 कालखंडों में, डॉक्टर नगेंद्र का देखा कि आदिकाल, भक्ति काल और मध्य में कर के फिर रीति काल। आधुनिक में इनका विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुनर्जागरण, जागरण सुधार, छायावाद, छायावादोत्तर, और छायावादोत्तर में भी प्रगति प्रयोगवाद, नवलेखन। 1938 से 53, 53 से अब तक जो है वो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि आदिकाल का फिर सीमांकन कैसे होता, क्योंकि सबने तो अपने अपने अनुसार नाम दे दिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की जो प्रारंभिक समय सीमा मानी है, उन्होंने कहा कि जो आदिकाल की शुरुआत वो 993 से होती है, अर्थात जो राजा मुंज थे या भोज थे उनके समय से लेकर, और अंतिम सीमा राजा जो थे वो हमीर देव, उनके बाद तक माना जाता है। तो इनके अनुसार 993 से जर्नी शुरू होती है आदिकाल की। राजा मुंज या भोज थे, उनके समय से लेकर अंतिम राजा कौन थे, हमीर देव, इन तक यात्रा ये चलती है। फिर आदिकाल की अंतिम समय सीमा ये कौन माना, ये तो शुक्ल जी माने हैं, लेकिन सभी तो उन्हीं की बात मानेंगे नहीं। तो अंतिम समय सीमा अलग अलग विद्वान क्या मानते हैं। यहाँ पे जो ग्रियर्सन है, ग्रियर्सन कहते हैं अंतिम समय सीमा 1400, मिश्र बंधु कहते हैं 1387, रामचंद्र शुक्ल 1318 और डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल 1343। तो ये लोग अंतिम समय सीमा मानते हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक जो है आदिकाल के नामकरण से शुरू होता है कि आदिकाल का जो नामकरण है वो अलग अलग इतिहासकारों ने जो है अपने हिसाब से क्या क्या नाम दिया है। तो यहाँ पे जैसे चारण काल, तो चारण काल किसने दिया है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदिकाल का नाम चारण काल किसने कहा है। तो आदिकाल का जो चारण काल नाम कहने वाले हैं वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उस समय चारण के द्वारा चीज़ों को देखा जाता था, चारण भाटी इन सब के द्वारा, तो उन्होंने अपने अनुसार इसका नाम चारण काल रख दिया। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, शुरू से उन्होंने देखा कि इस समय का जो लेखन का दौर है उसमें वीर प्रशस्तियों का गायन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दरबारी संस्कृति बहुत ज़्यादा थी। और दरबारी संस्कृति के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राजाओं को प्रसन्न करने के लिए और अपने जीविकोपार्जन के लिए जो भी उनके मंत्रीगण होते थे या जो भी कवि वगैरह दरबार में होते थे, वो उनको ज़्यादा खुश करने के लिए उन्हीं के अनुरूप गायन करते थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि उस समय जो भी लड़ाइयाँ वगैरह होती थी तो ये सब गाते थे, तो वीर प्रशस्तियाँ ज़्यादा गाते थे, वही ज़्यादा प्रचलन में थी। तो इन्होंने उसी के अनुरूप जो है वीर गाथा काल नाम आदिकाल का रख दिया। इसी का नाम आरंभिक काल और कहीं कहीं प्रारंभिक दोनों सुनने को मिलता है, आरंभिक प्रारंभिक। मिश्र बंधु आदिकाल तो इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है। संधि काल एवं चारण काल, देखिए चारण काल ग्रियर्सन ने कहा है, लेकिन एक लोग चारण काल और कहे हैं, परंतु संधि काल भी कहे हैं। तो संधि और चारण दोनों ये रामकुमार वर्मा ने कहा है। सिर्फ चारण काल आएगा तो ग्रियर्सन ने कहा है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ चारण काल ग्रियर्सन, संधि एवं चारण राम कुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन, बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इसके बाद देखिए वीर गाथा युग काल तो हो गया है ना, काल तो किसने कहा, वीर गाथा काल तो शुक्ल ने कहा। वीर गाथा जब युग की बात आती थी, युग डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा युग। वीर काल किसने कहा, तो विश्वनाथ ने, डॉक्टर विश्वनाथ या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल कहते हैं। अपभ्रंश काल किसने कहा, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो है इसे अपभ्रंश काल कहते हैं। अंधकाल या अंधकार काल कपिल कुलश्रेष्ठ। आधार काल कौन कहता है, तो डॉक्टर मोहन अवस्थी सुमन राजे आधार काल कहते हैं। संक्रमण या प्रवर्तन काल किसने कहा, तो राम खिलावन पांडे ने इसको संक्रमण या प्रवर्तन काल कहा। प्रारंभिक या उन्मेष काल, प्रारंभिक या उन्मेष काल इसे किसने कहा, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे प्रारंभिक या उन्मेष काल कहा। इनके अलावा जय काल, रमा शंकर शुक्ल रसाल। तो यहाँ पे देखिए वीर गाथा काल शुक्ल जी, आरंभिक काल मिश्र बंधु, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, संधि के आचारण रामकुमार वर्मा, सिद्ध सामंत पंडित राहुल सांकृत्यायन, बीज वपन महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा युग श्याम सुंदर दास, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, अंधकार काल कपिल कुलश्रेष्ठ, आधार काल मोहन अवस्थी, संक्रमण या परिवर्तन राम खिलावन पांडे, प्रारंभिक या उन्मेष डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो इस तरीके से हमारा जो काल विभाजन और नामकरण वाला टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास में, वो यहाँ पे समाप्त होता है। हर एक पॉइंट को यहाँ पे कवर किया गया है। उम्मीद है कि आगामी जो भी आपकी परीक्षाएं होंगी, अगर आप इसे कंठस्थ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और चैनल को अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इस चीज़ों को शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।